कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के लिए तमाम पार्टियों के तजुर्बेकार लीडर उतरे मैदान में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में करेंगे मेगा रोड शो। शाम को बादामी और हावेरी में जलसे आम से करेंगे खिताब। कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दौर में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और अमित शाह भी रोड शो इंतखाबी मीटिंगें करेंगे। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी भी हुबली में तशहीर करेंगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब में करेंगे शिरकत। नायब सदर ने बरतानिया में दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के साथ बातचीत में इदारे को मजबूत करने पर दिया जोर। भारतीय बिरादरी से भी किया खिताब, माशरे में उनके ताउन के लिए उनकी सताइश की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी तसादुम में एक दहशतगर्द मारा गया। कल राजौरी में तसादुम में 5 फौजी हुए थे शहीद। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने नए सीजन का किया शानदार आगाज। दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर जेवलिन फेंक कर पहले मकाम को किया हासिल। आईपीएल में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से शिकस्त देकर टॉप पोजीशन रखी बरकरार। आज खेले जाने वाले पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा, जबकि दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। तमाम सियासी पार्टियों के लीडर पूरे तरीके से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में एक मेगा रोड शो करेंगे। इसके साथ ही वजीर आजम मोदी बादामी और हावेरी में भी अवामी मजलिसों से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी आज कई जलसों से खिताब करेंगे। अमित शाह चकोडियो और बेलगावी में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी आज रियासत में कई रोड शो करेंगे। दूसरी जानिब दीगर पार्टियों के लीडरों ने भी इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी भी आज कर्नाटक की इंतखाबी जंग में उतरेंगी। सोनिया गांधी हुबली में इंतखाबी तशहीर करेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस लीडर सिद्धरमैया वरुणा इंतखाबी हल्के में इंतखाबी तशहीर करेंगे। जनता दल सेक्युलर के लिए पार्टी के सरबराह HD देवेगौड़ा हासन जिले के बेलूरू और सकेशपुरा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने बेंगलुरु में काजू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों से बातचीत की। इस सनत से बड़ी तादाद में खवातीन को रोजगार मिलता है। हमारे साथी शैलेंद्र मिश्रा ने यह जानने की कोशिश की कि इंतखाबी बहसों के दरमियान बेंगलुरु में काजू प्रोसेसिंग की सनत गुज़िश्ता चंद सालों में कितनी बदली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हमारा भी सफर जारी है और हम अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां की क्या खासियत है। हम पहुंचे हैं मैंगलोर में और मैंगलोर में काजू उद्योग किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। कैसे ये महिलाओं को सपोर्ट कर रहा है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं काजू उद्योग बीते वर्षों में कितना बढ़ा है, क्या चुनौतियां आई हैं? यहाँ बीडी, कैश्यू और टाइल इंडस्ट्री जो है ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, यानी ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो सिर्फ ये तीनों से ही हुआ है। और काजू इसमें खास करके बात यह है कि 95% ऑफ द एम्प्लॉयज आर विमेन। ये विमेन एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली वीकर सेक्शंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है इस रीजन में। पहले सिर्फ 5 से 10 इंडस्ट्रीज थे यहाँ कर्नाटक में, मगर पिछले 40 साल में 500 से अधिक काजू का फैक्ट्रीज इधर लगे हुए हैं क्लस्टर का रूप में, जो 3 से 4 क्लस्टर्स है इस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। कितना एम्प्लॉयमेंट होगा और बीते 3-4 वर्षों में कितना बढ़ा है टोटल एम्प्लॉयमेंट देखें काजू इंडस्ट्री में मैंगलोर में, कर्नाटक? करीबन 6 से 7 लाख women are employed in this industry directly, and indirectly in the plantation another 1.5 to 2 lakh women are also employed. तो ये बहुत ही, this is a growing industry in this region
because of its viability. बहुत सारी और लड़कियां होंगी जो अलग अलग काम कर रही होंगी अलग प्रोसेसिंग यूनिट में, तो लोकल लेवल पे रोजगार मिलता है, अच्छा लगता होगा। दूर होने से तो हम लोग फैमिली मिलने के लिए तो ज़्यादा टाइम लगता है। अभी तो यहाँ पे ही वो अच्छा है सर। कितना माहौल बदला है बीते 3-4 वर्षों में? कुछ सपोर्ट मिला? आपको लगता है कि यहाँ कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग हो रही है और काफ़ी बिजनेस बढ़ रहा है, या फिर कोई दिक्कत आई? बिजनेस बढ़ रहा है सर। यहाँ आने के बाद मुझे पहला एक्सपीरियंस है मेरे, एमएससी होने के बाद यही मैं ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है। मंगलोर में काजू बिजनेस 40 फैक्ट्री से शुरू होकर अभी 400 फैक्ट्री तक पहुंचा है। जो चुनौतियां आई है इधर कि ये जो है लेबर ओरिएंटेड प्रोसेस है और ज़्यादातर महिलाएं इसमें होती है। हर फैक्ट्री में कम से कम 90% महिलाएं जो रूरल एरिया से आते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट और लेबर ओरिएंटेड होने की वजह से तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी उतना ही बढ़ जाता है। सुविधा मिली है, समर्थन मिला है इस इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से? थोड़ा और रिकॉग्नाइज हुआ तो अच्छा होगा, क्योंकि जो इसको एक इंडस्ट्री की तरह ना देख के एक सोशल प्रोसेस की तरह अगर देखा जाए कि जो रूरल एरिया में जो विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, उधर जो स्कूल्स के डेवलपमेंट हुए, जो एरिया के डेवलपमेंट हुए हैं, वो अगर देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी सोशली एम्पावरिंग प्रोसेस जो काजू इंडस्ट्री है। गोवा और महाराष्ट्र में जो काजू मिलता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काजू है, सबसे मीठा होता है, और उसकी प्रोसेसिंग अब ज़्यादातर मैंगलोर में हो रही है और यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट में काफ़ी इजाफा भी हुआ है। कई चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि काजू प्रोसेसिंग का जो व्यापार है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कितना बदलाव देखते हैं इस व्यापार में, कितना बदलाव देखते हैं काजू प्रोसेस? बदलाव मतलब अभी बहुत एडवांस्ड हुआ है कि वो पैकेजिंग में और ये क्वालिटी में सब बदलाव बढ़ोतरी हुआ है। कर्नाटक में जो घोषणा पत्र जारी किया है सभी दलों ने, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या जेडीएस हो, किसानों के लिए अलग से वो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं काजू उद्योग की मैंगलोर में किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर रोजगार पाती हैं इस उद्योग में। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज बरतानिया के बादशाह चार्ल्स होम की ताजपोशी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने किंग चार्ल्स और लंदन के बकिंगम पैलेस में बरतानवी बादशाह की तरफ से दिए गए इस्तकबालिया में दौलत मुश्तरका की दीगर रहनुमाओं के साथ बातचीत की। नायब सदर जमहूरिया ने दौलत मुश्तरका के इदारों को मजबूत करने और ज़्यादा तवज्जो मरकूज करने पर तबादला ख्याल किया। बाद में नायब सदर जमहूरिया ने भारतीय निज़ाद मेंबरान पार्लियामेंट के साथ बातचीत की और दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलू पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दोनों ममालिक को करीब लाने में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की हिमायत की सताइश की। नायब सदर जमहूरिया ने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी खिताब किया और लंदन में उनसे बातचीत की। जगदीप धनखड़ ने कम्युनिटी मेंबरान की माशरे में ताउन और भारत बरतानिया के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके रोल की सताइश की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी तसादुम में एक दहशतगर्द मारा गया है। काबलाजी जम्मू डिवीजन के राजौरी में कल सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में 5 फौजी शहीद हो गए थे। आज हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन सीआरपीएफ की जॉइंट पार्टीज ने इलाके में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर ए तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी तसादुम में शहीद जवानों को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुलहाए अकीदत नजर किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस साल की बेटसल डे परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस तनाज़ुर में वज़ीर आज़म भारत फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह के मौके पर सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत कबूल कर ली है। इस मौके को यादगार बनाने के लिए
भारतीय मुसल्लह अफवाज का दस्ता फ्रांसीसी हम मनसबों के साथ परेड में शिरकत करेगा। वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक, सकाफती, साइंसी, तालीमी, इक़्तिसादी ताउन के नए और बड़े अहदाफ तय होंगे। ये भारत इससे फ्रांस स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के अगले मरहले का आगाज़ होगा। भारत और फ्रांस अमन सलामती के सिलसिले में यकसा नज़रिया रखते हैं। इस तारीखी दौरे में आज के बड़े चैलेंजों का जवाब देने के लिए मुश्तरका इक़दाम भी किए जाएंगे, जिनमें मौसमियाती तब्दीली, हयातियाती तनव्वुर का नुकसान और पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल शामिल है। ये भारत और फ्रांस के लिए कसीर जहती के तय अपनी वाबस्तगी का इरादा करने का एक मौका होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा के 3 रोज़ा दौरे का आज आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया आज मयूरभंज जिले के बारीपाड़ा में महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव यूनिवर्सिटी के 12वें कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत करेंगी। तकरीब में 90 तलबा को PhD, 34 को गोल्ड मेडल, 7 को डिलेट और 1 को DSc की डिग्री से नवाजा जाएगा। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने नेटफ्लिक्स के ताउन से आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के मौके पर मुख्तसर वीडियोज़ की दूसरी सीरीज़ तैयार की है। ये सिलसिला भारत के मुजाहिदीन आज़ादी की कहानियों को सामने लाता है, जिन्होंने 1857 में पहली जंग आज़ादी के दौरान अजीम कुर्बानियाँ दी। ये फिल्में नवंबर 2022 में 53वें ईफ़ी फेस्टिवल के दौरान इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने लॉन्च किया था। आज हम भास्कर राव बाबा साहब की कहानी देखेंगे, जिन्होंने आज़ादी के पहले इनकलाब में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। थे भारत के एक वीर सपूत, भास्कर राव बाबा साहेब था उनका नाम। नारगुंड कर्नाटक के थे वो शासक, किए थे अनेक गौरवशाली काम। थे बाबा साहब एक बात से चिंतित, था नहीं उनका कोई उत्तराधिकारी। निश्चय किया एक संतान को गोद लेने का, क्योंकि अगला राजा चुनने की थी बारी। अंग्रेजी अफसरों ने ठुकराया प्रस्ताव और किया उनका अपमान। क्रोधित हुए बाबा साहब और जारी कर दिया बदले का फरमान। उत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से हुए वो प्रेरित, एकत्रित कर अपनी सेना को उन्होंने विद्रोह कर दिया घोषित। इस प्रकार दक्षिण भारत में भी वो ले आए क्रांति की ज्वाला और अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य काज संभाला। एक दिन ऐसा आया अवसर, पास के गांव में आया था जेम्स मैनसन नाम का एक अंग्रेजी अफसर। बाबा साहब भोले नहीं थे अपमान और बोल दिया उस पर हमला। मृत्यु की घाट उतार दिया उसे और पूरा किया अपना बुरा। क्रोधित ब्रिटिश राज ने किया नारगुंड पर वार। धूल चटा दी बाबा साहब की सेना ने, हुई अंग्रेजों की हार। कुछ समय बाद हुआ एक और युद्ध और अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया बाबा साहब को। आखिरकार लगाई उन्होंने मातृभूमि की जय और निसंकोच सूली को किया स्वीकार। थे वो ऐसे महापुरुष, हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर दिए अपने प्राण। भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा भास्कर राव बाबा साहब का महान बलिदान। 1857 की जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। तशद्दुद से मुतासरा सूडान में तनाज़े को रोकने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हालात मामूल पर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से तकरीबन 3,800 भारतीयों को निकाला गया है। सूडान में भारतीय सिफारत खाने ने कहा है कि पोर्ट सूडान में अब कोई भारतीय नहीं है। अमरीकी पाबंदियों के नए खतरे और एक तवील तनाज़े की वार्निंग के बावजूद सूडान में लड़ाई खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। खर्तूम जुमे को भी फिजाई हमलों और शदीद गोलाबारी का निशाना बना रहा। दोनों फरीकों के दरमियान ताज़ा तरीन झड़प अमरीकी सदर जो बाइडेन की सूडान के अमन, सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डालने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने की खुली धमकी के बावजूद देखी गईं। 7 रोजा जंगबंदी के माहदे के बावजूद दोनों जानिब से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। RSF ने अभी तक पड़ोसी मुल्क जनूबी सूडान की सालिसी में बुध के रोज 7 रोजा जंगबंदी पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है, हालांकि उसे फौज ने कबूल कर लिया था।
ताहम जुमे की सुबह नीम फौजी ग्रुप ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब की सालिसी में पिछली जंगबंदी सिर्फ 3 दिन की तौसी, फरीकैन के दरमियान कई बार जंगबंदी का ऐलान किया गया, लेकिन कोई भी इसका एहतराम नहीं कर रहा है। दोनों फरीकों के दरमियान स्ट्रैटेजिक मकामात के कंट्रोल को लेकर शदीद लड़ाई जारी है। दरिस्ना जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और कीनिया के सदर ने मुतहारिब धड़ों पर जोर दिया है कि वो अपनी फौजी ताकत की लड़ाई को खत्म कर दें। सेना और आरएसएफ को अपने सैन्य शक्ति संघर्ष को समाप्त करना चाहिए। संघर्ष देश के लोगों की कीमत पर हो रहा है और इससे भारी तबाही हो रही है। हम बिना शर्त शत्रुता की समाप्ति और मानवीय पहुंच और नागरिकों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे ने जुमे के रोज पड़ोसी ममालिक पर जोर दिया कि वो सूडान से फरार होने वाले शहरियों को अपनी सरहदों में दाखिल होने दें और उन्हें तनाज़ात से मुतासरा मुल्क में वापस न भेजें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि सूडान में तशद्दुद के नतीजे में 10 लाख से जायद पोलियो वैक्सीन को नुकसान पहुंचा है। यूनिसेफ के हंगामी प्रोग्राम के दफ्तर के डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक जनूबी दारफर में कई कोल्ड चेन सहूलियात को भी लूट लिया गया, नुकसान पहुंचाया गया और तबाह कर दिया गया, जिनमें 10 लाख से ज्यादा पोलियो वैक्सीन मौजूद थीं। 2022 के आखिर में पोलियो के फैलने के बाद सूडान में पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का सिलसिला जारी है। अफ्रीका को 2020 में वाइल्ड पोलियो से पाक करार दिया गया था। शदीद लड़ाई से सेहत का निजाम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। हम एक भयावह स्थिति में जी रहे हैं और हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। यहाँ ज्यादातर मरीज बहुत थके हुए हैं और मैं अब इस स्थिति को सहन नहीं कर सकता। दूसरी जानिब सूडान में फंसे गैर मुल्की शहरियों को निकालने का अमल भी जारी है। भारत के ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,862 हिंदुस्तानियों को तनाजात में घिरे सूडान से बाहिफाजत निकाला गया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम मक्ची ने एक ट्वीट में कहा कि सूडान से बाहिफाजत निकाले गए 47 हिंदुस्तानियों को फिजाइया के तैयारे के जरिए जद्दा से दिल्ली लाया गया है। इसी दौरान ऑपरेशन कावेरी के तहत एक खुसूसी तैयारा 192 अफराद को लेकर गुजरात के अहमदाबाद भी पहुंचा। इनमें से कुछ नेपाल के शहरी भी हैं। सबसे बड़े पहले तो अपने इंडिया एम्बेसी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना फास्ट हमको सूडान से फ्रॉम जद्दा एंड इंडिया लेके आया है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मिलिट्री मैन लोग हैं इतने अच्छे हैं, इतने फास्ट काम करते हैं कि हमको जरा भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। हमको ये भी नहीं पता चला कि हम सूडान से आ रहे हैं कि कहीं यात्रा करके आ रहे हैं या क्या करके आ रहे हैं। बिल्कुल भारत सरकार पर 100% भरोसा था कि हम लोग आराम से पहुंच जाए इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें अपने भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स और एम्बेसी पे पूरा गर्व है। दरिया जंग में फंसे आम लोगों तक मुख्तलिफ ममालिक से इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है। कतर ने इंसानी इमदाद की पहली किस्त सूडान को भेज दी। इसमें 40 टन खुराक और तिब्बी सामान शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और अब कुछ गैर मुल्की खबरें। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कर्ज की हद के बिल पर वोट देने से इनकार करने पर रिपब्लिकन को तनकीद का निशाना बनाया है। जो बाइडेन ने कहा है कि अमरीकी अवाम के मुस्तकबिल के बारे में हमारे विजन पर बात होनी चाहिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक कर्जों की हद के बिल से मईशत को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही अमरीकी हुकूमत अपनी मौजूदा कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की मजाज है, जिनमें समाजी तहफ़्फ़ुज़, तिब्बी फ़वाइद, कौमी कर्ज पर सूद और दीगर अदायगियाँ शामिल हैं। ब्राजील में जंगलात की कटाई ने दुनिया भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तशवीश बढ़ा दी है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने जंगलात की कटाई को रोकने और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। ऋषि सुनक ने कहा कि वो अमेज़ॉन नामी पहल में ताउन करेंगे। ऋषि सुनक ने ब्राज़ील के सदर से मुलाकात की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तईं अपने अज़्म का इजहार किया। अमेज़ॉन फ़ंड का मकसद जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देना है। इस बीच अफ्रीकी मुल्क कांगो में शदीद बारिश के बाइस सैलाब से 200 अफराद हलाक हो गए हैं। सैलाब के बाइस सैकड़ों मकानात भी तबाह हो गए हैं। इसके अलावा करीबी बाजार की कई दुकानें भी सैलाब में बह गई हैं। जनूबी क्यू सूबे के हुक्काम ने मुतासिरा इलाके का दौरा किया। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाओं की आबी सतह में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कई गाँव ज़ेर-ए-आब हो गए हैं। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात पर।
उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हमने ली है वो है रोजनामा इनकलाब से, और ये है दहशत गर्दी को हर कीमत पर रोकना होगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान, सरहद पार से जारी दहशत गर्दी बंद होनी चाहिए, नाकाबिले बर्दाश्त। इसके बाद जो अगली खबर है वो भी इनकलाब से ही है और वो वजीर आज़म का बयान है। वजीर आज़म ने दी केरला स्टोरी की हिमायत की है। वजीर आज़म ने कर्नाटक में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए प्रोपेगेंडा फिल्म द केरल स्टोरी की हिमायत की और इल्ज़ाम आयद किया कि लोग इसको बिला वजह मनफी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी खबर खेलों से मुतालिक है। अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों से धरना ख़त्म करने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे सहारा की तरफ। जंगजों के साथ तसादुम, 5 फौजी जवान शहीद और फौज और पैरामिलिट्री के सीनियर अफसरान जाए वारदात पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान तसादुम जारी है, जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। अगली खबर सहारा से ही, और ये वज़ीर आज़म का बयान, कांग्रेस दहशतगर्दाना रुझानात के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा और उनके साथ ही उन्होंने इंतखाबी रैली में अपनी तकरीर का आगाज़ किया और कहा कि कांग्रेस जो है दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यह खबर अखबार मशरक़ से, मील का पत्थर साबित होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की पूरी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। अगली खबर अखबार मशरक़ से, मणिपुर के हालात तशवीशनाक, बीजेपी के रुकन असेंबली पर हमला। मणिपुर में तशद्दुद और इस बीच पे कई जगह पे वक्तन फ़वक्तन हमले की खबरें आ रही हैं लोगों पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लिया और फिर से संभाली एनसीपी की सदारत। आगे बढ़ेंगे अखबारात के जायजे के बाद रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला लगातार जारी है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज दोहा डायमंड लीग में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। जेवलिन फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने फिट होने के बाद अपने नए सीजन का आगाज शानदार अंदाज में किया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज ने अपनी पहली ही कोशिश में 88.67 मीटर तक भाला फेंक कर सबको पीछे छोड़ दिया है। जमहूरिया चेक के जैकब ने 88.63 मीटर थ्रो के साथ दूसरा मकाम हासिल किया, जबकि कनाडा के एंडरसन 85.88 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर है। नीरज फिट नहीं होने की वजह से गुज़िश्ता साल मुनक़दा दोहा डायमंड लीग में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन 2022 में उन्होंने ज्यूरिख में मुनक़दा डायमंड लीग का फाइनल जीता था। वो डायमंड लीग में पहली पोजीशन हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में आईपीएल की तारीख का कामयाब तरीन टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने रहेंगी। मौजूदा एडिशन में दोनों टीमें दूसरी बार मैदान में टकराने जा रही हैं। मुंबई में मुनक़दा आखिरी मैच में धोनी की क़यादत में चेन्नई ने मुंबई को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। दिन के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मौजूदा सीजन में जहां बेंगलुरु की कारकर्दगी अब तक अच्छी रही है, वहीं दिल्ली की टीम अब तक अपने नाम के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई है। बेंगलुरु की टीम 5 जीत के साथ 5वें नंबर पर है। दिल्ली की टीम ने अब तक 9 मैचों में सिर्फ 3 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। ऐसे में दोनों टीमों का इरादा यह मैच बड़े मार्जिन से जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी पोजीशन बेहतर करना है। आईपीएल में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस ने जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से शिकस्त दे दी है। जयपुर में खेले गए मैच में पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान ने गुजरात के सामने जीत के लिए 119 रन का हदफ दिया। जवाब में गुजरात ने हदफ 13.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। गुजरात की जानिब से ओपनर रिद्धमान साहा ने 41 और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 39 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। राजस्थान की जानिब से कप्तान सिमसन ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। इस जीत के साथ गुजरात के लीग में 10 मैचों में 14 पॉइंट हो गए हैं और वो टॉप पोजीशन पर बरकरार है। और अब मौसम का हाल।
और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।